हाय गाइस, वेलकम टू लीगल एड्स आफ्टर कॉलेज। आज का टॉपिक है हाउ टू एनालाइज मॉक्स। मेरे कई सारे स्टूडेंट्स मुझसे कॉल करते हैं, मुझसे पूछते हैं या मुझसे डिस्कस करते हैं, तो ये बात करते हैं कि मैम स्ट्रैटेजी बता दीजिए, एग्जाम की स्ट्रैटेजी बता दीजिए। जिनके कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं, जो अपने रिविजन मोड पे है और फिर भी कंप्लेन कर रहे हैं कि मैम मॉक्स का स्कोर नहीं बढ़ रहा है, तो वो कोई स्ट्रैटेजी बता दीजिए जिससे मॉक्स का स्कोर बढ़े। तो उन सबको मैं यही एडवाइस देती हूँ कि क्या तुमने अपने मॉक्स एनालाइज किए। तो बच्चों का सवाल आता है कि भाई मॉक्स एनालाइज कैसे करने हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो मॉक्स एनालाइज क्यों करने। दीज आर द क्वेश्चन जो ज्यादातर स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि एनालाइज क्यों करना है मॉक्स, ठीक है, और कितने नंबर ऑफ मॉक्स अटेम्प्ट करें उसके बाद एनालिसिस शुरू करें। पर्पस क्या है मॉक्स एनालाइज करने का। तो पहले हम ये बात करते हैं कि मॉक्स एनालाइज करना जरूरी क्यों है। मॉक्स एनालाइज करना इसलिए जरूरी है कि जब तक अपने मॉक्स को एनालाइज नहीं करोगे तब तक ये पता नहीं चलेगा कि वो कौन सा एरिया है जहां तुम गलती कर रहे हो, कौन सा ऐसा एरिया है जो तुम्हें बिल्कुल ही नहीं आता है, कौन सा ऐसा एरिया है जहां तुम्हें इम्प्रूव करने की जरूरत है। तो अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेसेस ये जानने के लिए कि किस सब्जेक्ट में किस तरह की अप्रोच की रिक्वायरमेंट है, ये जानना बहुत जरूरी है कि एट प्रेजेंट तुम कहाँ खड़े हो। तो अपनी एक्चुअल पोजीशन जानने के लिए, ताकि हम एक बेहतर स्ट्रैटेजी डेवलप कर पाए टू गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट, आपका मॉक एनालाइज करना बहुत ही जरूरी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर जो बच्चे पूछते हैं वो ये है कि मैम मॉक एनालाइज कैसे करना है। ठीक है, तो ये देखिए, मॉक एनालाइज करने के लिए बेसिकली 3 स्टेप प्रोसेस है। आपको वो 3 स्टेप से गो थ्रू करना पड़ता है अगर आप मॉक एनालाइज कर रहे हैं तो। आपका जो फर्स्ट स्टेप है वो है कि आप सबसे पहले देखेंगे, जब भी आप कोई भी मॉक देते हैं तो देयर आर 3 काइंड ऑफ क्वेश्चंस। पहले तो वो जो आपने अटेम्प्ट किए बट सही निकले, राइट, आपको आंसर आता था, एकदम सही निकले आपकी, राइट, दीज आर योर एरिया ऑफ स्ट्रेंथ। अच्छा, उसमें भी अपने साथ ईमानदारी रखना। कुछ क्वेश्चंस कई बार हम हंच पे लगा देते हैं गेस करके कि ये, और बाय चांस वो सही निकल जाता है, तो वो तुम्हारी एक्यूरेसी का रिजल्ट नहीं है, वो तुम्हारे गेस वर्क का रिजल्ट है। और ये गेस वर्क हमेशा रहे ये जरूरी नहीं है। तो ये एनालिसिस करते हो, ये ईमानदारी आपको रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो वो क्वेश्चन जिनका आंसर आपको पता था जो सही निकले, उसको साइड छोड़ दो, उसको छूना भी नहीं है। दूसरा जो होता है वो ये होता है, वो क्वेश्चंस जो आपने गलत किए, ठीक है, अटेम्प्ट तो किया लेकिन गलत निकले, ठीक है, तो वो एक तरफ आइडेंटिफाई करके रख लो। तीसरा जो एरिया होता है वो जो आपको नहीं पता था, आपको नहीं आता था, और 0.25 की नेगेटिव मार्किंग की वजह से आपने उन्हें टच भी नहीं किया, एंड दैट वाज अ स्मार्ट मूव, बट आपने उन्हें टच भी नहीं किया। वो क्वेश्चंस एक तरीके से अलग रख लो, ठीक है। जब भी मॉक एनालाइज करने बैठो, बिल्कुल नोट्स बनाते रहना साथ में। और जब तुमने 3 एरियाज में डिवाइड कर लिया है, फिर उसके बाद क्या करना है, जब 3 एरियाज में डिवाइड कर लो तब अपने रीजंस आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो। एंड ईच स्टूडेंट हैज अ डिफरेंट रीजन। हम उन क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं अभी जो गलत थे या जो आपने अटेम्प्ट नहीं करे, ठीक है। उनके रीजंस क्या हो सकते हैं। पहला रीजन हो सकता है कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं थी, वो हमें एरिया पता ही नहीं था, वो एरिया में छुआ नहीं, हमें आता नहीं था, ठीक है, या तो इस वजह से गलत हो गया या आता नहीं था इसलिए अटेम्प्ट नहीं किया, ठीक है। दूसरा रीजन है कि आता तो था, पता भी था, बट रिविजन इनफ नहीं किया था, इसीलिए उस समय दिमाग पे हिट नहीं किया, ठीक है। तो दैट अनदर रीजन इज लैक ऑफ रिविजन, ठीक है। कई बार हमें आता भी है, हमने रिविजन भी किया है, लेकिन हमने प्रैक्टिस नहीं करी, इसलिए हम ऑप्शंस में कंफ्यूज हो गए, और जो क्लोज बाय ऑप्शंस था उसको मार्क कर दिया। कई बार होता है, मेरे साथ भी हुआ है कि 2 ऑप्शंस में हमें लगता है कि इनमें से एक ही है, बट वो प्रैक्टिस नहीं करी थी, तो पता होते हुए भी गलती से दूसरा ऑप्शन मार्क कर दिया क्योंकि हमें लगा था दैट इज क्लोज, राइट। So there are 3 reasons: lack of conceptual clarity, lack of revision and lack of practice, ठीक है। ये रीजंस होते हैं जिसकी वजह से आप या तो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते या आपके क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। कुछ एडिशनल रीजंस होते हैं जैसे कि सिली मिस्टेक हो जाना, या कई बार ऑप्शन के साथ जो रीजनिंग थी वो आपको रीजनिंग अलाइन नहीं करी, वो रीजनिंग कई बार लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से अलाइन नहीं होती है, राइट। जब ये आपने आइडेंटिफाई कर लिया, तब आपको पता चल जाता है कि भाई मुझे किन सब्जेक्ट्स में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लेने की जरूरत है, किन सब्जेक्ट्स को दोबारा रिवाइज करने की जरूरत है, और किन सब्जेक्ट्स में ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है, राइट। और नेक्स्ट जो आपका सेकंड स्टेप है, उसमें आपको ये देखना है कि कहाँ कहाँ आपने इन चीजों में गलती करी है।
section, cases and illustrations and your unexplored areas, राइट। ये स्पेसिफिक मिस्टेक्स आपको ढूंढने की जरूरत है जो आप अपने मॉक्स एनालाइज करें कि आपको इनफ सेक्शन नंबर्स पता थे या नहीं, आपको केसेस पता थे या नहीं, आपको उन इलस्ट्रेशंस का आइडिया था या नहीं, कोई ऐसा एरिया तो नहीं है जो आपका अनएक्सप्लोर्ड रह गया हो। अनएक्सप्लोर्ड एरिया अगर रह जाता है तो उसमें फिर से कंसेप्चुअल क्लैरिटी, रिविजन एंड प्रैक्टिस की जरूरत होती है। नेक्स्ट देखिए, जो आपका स्टेप 3 है, एनालाइज ऑल द क्वेश्चंस यू गॉट राइट। वो भी एनालाइज करना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, कई बार लक फैक्टर की वजह से भी हम आंसर सही कर देते हैं, ठीक है। दूसरा, अगर उन्हें फिर से एनालाइज करोगे तो आप हो सकता है एक फास्टर वे डेवलप कर सको उस क्वेश्चन को अप्रोच करने का। क्यों? क्योंकि 120 क्वेश्चंस हैं, 120 मिनट्स हैं, तो हमारे लिए टाइम मैनेजमेंट याद रखना बहुत जरूरी हो जाता है। जो हमारा फाइनल आउटकम आता है पूरे एनालिसिस के बाद, वो होना चाहिए कि हम ये फिगर आउट कर ले कि वो टॉपिक्स कौन से हैं जो हमें बिल्कुल ही नहीं आते हैं, किन टॉपिक्स में हमने मिस्टेक्स करी, कौन से एरियाज हैं जहां हमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, कौन से हमारे स्ट्रेंथ हैं और कौन सी हमारी वीकनेस है, ताकि हम क्लियरली स्ट्रैटेजाइज कर सकें कि कहाँ हमें रिविजन की जरूरत है, कहाँ प्रैक्टिस की जरूरत है और कहाँ हमें फिर से टॉपिक को रिविजिट करने की जरूरत है क्योंकि हमारे पास कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, राइट। नाउ इसको जब भी एनालाइज करो 3 फेजेस में जरूर डिवाइड करना। देयर आर क्वेश्चंस, देयर आर एरियाज जो कि अर्जेंट है, इंपॉर्टेंट है, उन्हें पहले अप्रोच करना है। फिर कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जो कि अर्जेंट नहीं होते लेकिन इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको आप हमेशा सेकंड प्रायोरिटी पे रखना। कुछ एरियाज ऐसे होते हैं, अब अगर आपको पता है कि 3 एरियाज हैं आपके पास, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, then there is contract law and there is tax law। तो ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इज समथिंग अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट क्योंकि वेटेज ज्यादा है, तो उसको पहले पकड़ो। दूसरा, कॉन्ट्रैक्ट लॉ अर्जेंट नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं लेकिन कंपेरेटिवली कम आते हैं, तो अर्जेंट नहीं है, बाद में डील कर सकते हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है। टैक्स लॉ, एक या दो क्वेश्चन आ रहा है, 2 महीने का टाइम बचा है, तो ना तो वो ज्यादा अर्जेंट है ना तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर उसको लास्ट में भी कवर किया गया तो भी उससे डील किया जा सकता है। लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब भी मॉक्स एनालाइज करने बैठो ये ध्यान रखना कि मॉक अटेम्प्ट करने के बाद फर्स्ट 24 to 36 आवर्स में ही वो मॉक अटेम्प्ट कर एनालाइज कर लो, क्योंकि मेमोरी फ्रेश है। जितना डिले करोगे उतना ज्यादा टाइम लगेगा मॉक एनालाइज करने में। जब भी मॉक एनालाइज करने बैठो नोट्स बनाओ और कम से कम 2 से 6 घंटे का टाइम अपने हाथ में लेके बैठो, क्योंकि मॉक एनालाइज करने में टाइम लगता है, राइट। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर कोई और फ्रेंड है जो मॉक एनालाइज नहीं कर रहा है और उसको फिर भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों मॉक्स में स्कोर नहीं बढ़ रहा है, तो उसे वीडियो शेयर करो, वीडियो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ जुड़े रहो, क्योंकि जैसे जैसे एग्जाम पास आता जाएगा वैसे वैसे हम आपके लिए और इस तरह के इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते जाएंगे, राइट। हैप्पी लर्निंग।